Yes, so see the screen. You can see here the numericals. तुम्हारे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स है ये दोनों. तो ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम पहले ट्राई करेंगे. देखो ठीक से. A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel to another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. मतलब देखो ऐसा, ये एक बैटरी है, इसका इंटरनल EMF कितना दिया है 4 वोल्ट दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 ओम दिया है. ठीक है, ये बैटरी हमने कनेक्ट किया दूसरे बैटरी के साथ जिसका EMF है, ये देखो ये दूसरी बैटरी जिसका EMF कितना है 1 वोल्ट, राइट. तो 1 वोल्ट EMF है उसका और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये देखो 1 ओम. तो वो 1 ओम उसका इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो अभी ये दोनों बैटरी हमने कनेक्ट किए विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर. मतलब ये ऐसे, ये देखो कनेक्ट हो गया. एंड देन द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो देखो ठीक से यहाँ पे ये जो है पूरा ये हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया. दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस whose resistance is given by 2 ohm, करेक्ट है. तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है. तो अभी इसमें करंट कितना जाएगा वो हमको ढूंढना है. सी यू कैन फाइंड इट आउट वेरी इजीली बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ आपको अप्लाई करने होंगे. देखो ठीक से, इस बैटरी में से जो करंट स्टार्ट होगा तो उसको हम बोल देंगे सपोज I1 चलेगा. I1 is the current starting from this battery, first battery, and suppose that I2 is the current which starts from this second battery. Okay, I2. So how much current will flow through this main branch? According to the Kirchhoff's first law, I1 plus I2, this much current will flow through this main branch. That will get added up together. तो इस ब्रांच के अंदर जो करंट जाएगा वो I1 plus I2 के बराबर होगा. चलो ठीक है, इधर तक वो उतना ही जाएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वापस डिवाइड हो जाएगा. देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से वो स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में. कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा और ऊपर कितना जाएगा एग्जैक्ट I1 ही जाएगा और नीचे कितना जाएगा I2. ओके, तो ये हो गया किरचॉफ्स लॉ हमने अप्लाई किया. ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग लूप्स है. देखो ठीक से यहाँ पे अभी इसको नाम देंगे कुछ. तो अगर नाम ऐसा देते हैं, दिस पॉइंट इज नोटेड एज ओके, इसको हम नाम देते हैं चलो A सपोज. ठीक है, इसको बोल देंगे B, C, देन हियर इट इज D, देन E, देन F. ओके, ये F है, देन हियर इट इज G, देन H, एंड हियर इट इज I. नहीं I ना, वो I क्या है ना, I में करंट भी तो है ना, तो इसलिए ये P एंड हियर इट इज Q. ओके, तो ये सारे नाम हो गए. ठीक है, अब देखो अगर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा लूप सिलेक्ट करेंगे पहले बताओ. कोई भी लूप हम सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से. लेट अस ट्राई टू सिलेक्ट yes, let us select the loop A, B, C, D, E, F, Q, A. ओके, देखो ठीक से लूप ट्रेस करो प्रॉपर. हमारा लूप कौन सा है, A, B, C, D, E, F,
ये P एंड Q। ओके, इस लूप के अंदर अगर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, वोल्टेज लॉ, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, A से B तक कुछ भी नहीं, ना करंट है, ना मतलब ना रेजिस्टेंस है, ना ही बैटरी है वहां पे, तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा। BC में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। CD में देखो क्या हो रहा है, C से लेके D तक क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 इतना करंट जा रहा है, और वो भी 2 ओम रेजिस्टेंस में से, तो इसलिए फिर क्या होगा, लॉस होगा जरूर, -2 इंटू I1 प्लस I2, ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे D टू F क्या हो रहा है, D टू E क्या हो रहा है, कुछ नहीं, E टू F कुछ नहीं, E टू F कुछ नहीं, P टू Q बट यहाँ पे हो रहा है कि निगेटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल राइज हो गया, और इसलिए राइज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई हियर इट विल बी +1 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, जिससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा -2I1 -2I2, and this +1 can be transferred that side so as to become it as a -1 equal to -1. Hence, if we multiply by minus sign throughout, then we can get this as 2I1 plus 2I2 is equal to 1. This is going to be the equation number 1, which we can record here. Okay, now just select another loop. कोई भी दूसरा लूप सिलेक्ट करो अभी, चलो तो देखो ठीक से कौन सा लूप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये लूप सिलेक्ट करें, A से स्टार्ट करेंगे, फिर AHG, नहीं तो ठीक है, देखो A से स्टार्ट करते हैं, AHEG, FE, then D, then C, then B, then A back। ओके, ये लूप देखो ठीक से, तो इस लूप के अंदर, इस लूप का नाम क्या है, ठीक से समझा, AHG, FE, D, C, B, A। ओके, यहाँ पे लास्ट में A आना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर शुड बी द सेम। ओके, अभी देखो A से H पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, H से G पे क्या हो रहा है, फॉल। ये देखो इस तरफ जब हम जाते हैं तो EMF के बराबर का, अच्छा यहाँ पे हमने ये इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर किया ही नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इस इक्वेशन में ना एक मिस्टेक हो गया, देखो ठीक से, फर्स्ट फर्स्ट जो इक्वेशन है, तो उसके अंदर हमको EMF भी या इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा, वो भी तो दिया है ना उन्होंने, देखो ठीक से, ये तो बाकी सब तो करेक्ट है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टर्म कंसीडर करो। ये देखो माइनस, पहला वाला लूप एज्यूम करो, ABCDEFGEFPQA। ओके, अब इस लूप के अंदर सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ये जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, 2 ओम में से I1 प्लस I2 इतना करंट जाने से -2I1 प्लस I2 इंटू इतना मिलता है, ठीक है, ड्रॉप। अच्छा, अभी इस तरफ जाओ तो यहाँ पे EMF तो +1 होने वाला है, नो डाउट, +1 EMF, ठीक है, बट अभी देखो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, उसके अंदर कितना करंट जा रहा है, I2 इतना करंट जा रहा है, करेक्ट, तो इसलिए फिर यहाँ पे, और वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसलिए जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो तभी क्या होता है, ड्रॉप होता है, इसलिए यहाँ पे -I2 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू I2, and that is going to be equal to 0, which simplifies as -2I1 -2I2 plus 1 and -I2
which is equal to 0, so that we can construct this as minus 2i1 and minus 2i2 minus i2 becomes minus 3i2 actually, and that is equal to minus 1, करेक्ट है, जिससे हमको मिलेगा 2i1 plus 3i2 is equal to 1, and this is equation number 1. चलो ठीक है, अभी दूसरा लूप ट्राई करो, ये जो है ए एच जी एफ ई डी सी बी ए, जो भी अभी मैंने ड्रॉ किया है यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे, तो अभी ए एच में तो कुछ नहीं हो रहा है, एच जी में देखो क्या हो रहा है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जंप कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे -4 आएगा, ईएमएफ जो है वो -4 कंट्रीब्यूट होगा, और 1 ओम रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, I1 इस तरफ करंट जा रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, इसलिए अगेंस्ट जब करंट के जाते हैं तो हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होता है, तो इस कितना होगा वो 1 ओम इंटू I1, तो इसलिए फिर यह +1 I1 ऐसा आएगा, +1 I1, ओके। देन अगेन नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, ईडी में कुछ नहीं हो रहा है, डी सी में हम फिर से अगेंस्ट करंट जा रहे हैं और इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है पॉजिटिव होगा, कितना 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, तो यहाँ पे आ गया +2 into I1 plus I2, and that is going to be equal to 0, so that we can simplify this further and get this as I1 plus 2I1 plus 2I2, which is going to be equal to, ये 4 को -4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा +4, तो ये बन गया +4, और फिर 2I1 plus I1 becomes 3I1, and hence 3I1 plus 2I2 is equal to 4. This becomes the equation number 2 we can use here. Okay, तो अभी चलो अब ये दोनों इक्वेशंस हमको सॉल्व करने हैं simultaneously. We can construct one more equation by using this loop HGPQ. Okay, वो लूप भी हम यूज कर सकते हैं और एक इक्वेशन बना सकते हैं, उसमें हमको I1 और I2 के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगा, देखो कैसे, इफ यू कंसिडर द लूप A H G F P Q A बैक, तो उसमें देखो फर्स्ट इसमें नहीं तो छोड़ो उसको बाद में देखेंगे, तो अभी यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशंस हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं, ट्राई टू डू इट, सी हियर 2I1 plus 3I2 is equal to 1, ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन हमको मिल रहा है 3I1 plus 2I2 is equal to 4, ओके, तो ये दो इक्वेशंस को क्या करेंगे, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या होगा, ऐड करने से मिलेगा 5I1, देखो ठीक से 5I1 plus 5I2 is equal to 5, जिससे मिलता है I1 plus I2 is going to be 1, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करो, what we get is, see 2I1 minus 3I1, it becomes minus of I1, right, and 3I2 minus 2I2 becomes plus I2, right, and that is going to be actually equal to this 1 minus 4, मतलब ये -3, okay, and just add these two equations, ये जो है इक्वेशन नंबर 3 और ये सपोज 4 बन गया, तो अभी 3 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, -I1 plus I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 plus I2 2I2 मिलेगा, 2I2 is equal to 3 plus -3 plus 1 मतलब -2, right, and hence 2I2 equal to -2 मतलब ही I2 is going to be -1, and we can put this value
of I2 here in this I1 here, ये इस इक्वेशन 3 के अंदर उसको डाल दो, जिससे हमको मिलेगा I1. So you can say I1 plus I2. तो plus I2 मतलब ही -1, which is going to be 1. Means I1 is going to be 1 plus 1. मतलब ही कितना 2. तो I1 happens to be 2 ampere. ठीक है. But we want to find out the current in resistance, right? इस रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास होने वाला है. ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो हमको निकालना है, जो कि I1 प्लस I2 है यहाँ पे. तो इसलिए हमको करंट पासिंग थ्रू I1 प्लस I2, मतलब करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस 2 ओम विल बी I1 प्लस I2. तो वो करके निकालना पड़ेगा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि करंट थ्रू 2 ohm resistance will be I1 plus I2, which is going to be 1 ampere. वो तो हमको इधर ही मिल रहा था. अगर हम याद रखते हैं कि I1 plus I2 हमको ढूंढना है, ना I1 चाहिए ना I2 चाहिए, हमको एक्चुअली I1 plus I2 चाहिए, तो वो तो हमको इधर ही मिल गया था, लेकिन नहीं. तो इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें ही हमको मिल रहा है कि I1 plus I2 is going to be 1. No need to find out I1 and I2 separately, but just we can, हाँ, but इक्वेशंस तो बनाने पड़ेंगे, 2 इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे. 2 इक्वेशंस को हमने जैसे ही ऐड किया तो हमको I1 plus I2 मिल गया, और वो I1 plus I2 ही हमको चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमको इस 2 ओम में से जाने वाला करंट ढूंढ के निकालना था, जो कि यहाँ पे I1 plus I2 के बराबर है. चलो ठीक है. अभी और एक क्वेश्चन करेंगे. ये वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है, किरचॉफ लॉ के ऊपर ही बेस्ड है. वो देखो लिख से, ये देखो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार फटाफट. Two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having resistance, respective internal resistances 1 ohm and 2 ohm, connected in parallel so as to send the current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. Find the current through external resistance. Okay, तो देखो सेम वैसा ही सिचुएशन है फिर से एक बार. ये सपोज एक EMF, ये दूसरा EMF, दोनों कनेक्ट किया और उसको 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है. ये 5 ओम का रेजिस्टेंस इधर. ओके, इसका EMF है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम. इसका EMF है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम. ओके, तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. मतलब फिर से वही बात. सो लेट अस ट्राई दिस. सो द करंट हियर विल बी I1 and current through this second resistance will be I2 suppose, and the total current here in passing through this 5 ohm resistance is going to be I1 plus I2. No doubt we can also take it this as I and this as I1 and this as I2 will be equal to I minus I1, ऐसा भी ले सकते हैं. बट चलो ठीक है. फिर अभी यहाँ पे अगर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो कौन से लूप पे अप्लाई करना है पहले बताओ. So let us select any one loop here. तो ये बड़ा वाला लूप अगर सिलेक्ट करेंगे, ये देखो ये वाला लूप सिलेक्ट करते हो, तो उसमें किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ये वाला. तो इसमें क्या हो रहा है, 1.5 ऐड हो रहा है तो प्लस 1.5 आएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ I1 प्लस I2 इंटू 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5 इंटू I1 प्लस I2 आएगा. फिर इस तरफ क्या हो रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं ना लूप के अंदर. उसको चाहिए तो नाम दे सकते हो. ये देखो इसको बोल दो A, इसको B, C, D, E एंड F. ओके, तो हमारा लूप कैसा बन रहा है अभी,
ये देखो लूप इज गोइंग टू बी ए बी सी डी ई एफ ए। ओके, तो अभी इसमें 1.5 ऐड हो गया, फिर इधर माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 आ गया, और इधर क्या रहा है 1 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो उसमें से कितना करंट जा रहा है, तो देखो ठीक से I1 इतना करंट जा रहा है, इसलिए उसको हम I1 लिख देंगे, तो वो भी, और वो भी हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए फिर वो माइनस होगा, माइनस ऑफ I1 into 1 मतलब ही I1, दैट्स इट, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। सो इससे हमको मिलता है 1.5 माइनस 5I1 माइनस 5I2 माइनस I1 विच इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 5I1 माइनस I1 comes out to be minus 6I1, right? So it's going to be minus 6I1 minus 5I2 is equal to minus of 1.5. So minus साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 6I1 plus 5I2 is equal to 1.5, and this is going to be equation number 1. Okay, अभी दूसरा इक्वेशन बनाओ दूसरा लूप यूज करके, कोई भी दूसरा ये लूप यूज करो। अभी यहाँ पे कौन सा लूप यूज करना है? Let us use a loop, this one, A B then E F and A back. Okay, so loop is A B E F A. ओके, तो इस लूप में देखो ए बी में तो कुछ हो नहीं रहा है, बी ई में क्या हो रहा है, देखो बी ई में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं बैटरी के, तो इसलिए फिर यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो नेगेटिव आता है, -2 आएगा, और करंट इस तरफ जा रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और वो भी 2 ओम रेजिस्टेंस में से I2 इतना करंट पास हो रहा है, तो इसलिए +2 I2 आ जाएगा, बिकॉज वी आर मूविंग अगेंस्ट द करंट, डोंट फॉरगेट। देन E to F तो कुछ नहीं हो रहा है, बट F to A बैटरी भी मिल रहा है और पोटेंशियल भी ड्रॉप हो रहा है, तो और जबकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, यहाँ पे करंट जो है करंट के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव बनेगा, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना बनेगा 1 into I1, तो इस -1I1, सो -I1, और नेगेटिव से पॉजिटिव के बैटरी के तरफ जाने की वजह से +1.5 आ जाएगा, तो ये आ गया +1.5, and that is equal to 0. Okay, so just solve this further and get it as 2I2 minus I1 and -2 plus 1.5 कितना बनता है -0.5, so -0.5 that is equal to 0, जिससे हमको मिलता है 2I2 minus I1 that is equal to 0.5. This is equation number 2, we can say. Okay, now we have to just solve this simultaneously with equation number 1. तो equation 1 और 2 इन दोनों को अगर एक साथ एक के नीचे लिख देंगे तो देखो क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 मिल रहा है हमको 6I1 plus 5I2 is equal to 1.5, एंड टू इक्वेशन नंबर 2, अच्छा I1 को इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चल जाएगा ना, मल्टीप्लाई दिस बाय 6 एंड देन ऐड इट विद दिस हियर, तो ये इक्वेशन नंबर 1 तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, इस इक्वेशन को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको मिलेगा -6I1, और यहाँ पे आएगा 6 2s are 12 plus 12I2 which is going to be equal to, and 6 multiplied by 0.5 बनता है 3, and then just add these two equations up so that this gets cancelled, and what we are left with is 17I2 which is equal to 3 plus 1.5 is 4.5, करेक्ट है, जिससे हमको मिल रहा है I2 is equal to 4.5 upon 17. Okay,
put this value of I2 here in this equation number 2 here. So if we put it here in the equation number 2, so 2 times of I2 मतलब 4.5 upon 17 minus I1 is equal to 0.5. ये हमने 2 इक्वेशन के अंदर डाल दिया ये वैल्यू, जिससे हमको मिलेगा 9 upon 17 minus I1 which is equal to 0.5. So I1 becomes equal to what? 9 by 17 minus 0.5, that is equal to I1, and hence I1 can be obtained to be equal to 0.5 can be written as 1 by 2, so we can say this will be 9 by 17 minus 1 by 2, so that it comes out to be 18 minus 17 upon 34, मतलब वो बन रहा है 1 upon 34. ठीक है, तो I1 मिल गया, but we want to find out the current through this 5 ohm resistance, right? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है? I1 plus I2, तो इसलिए फिर required current will be I1 plus I2, which is going to be I1 कितना है देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ढूंढ के निकाला 1 upon 34. yes, so this is 1 upon 34 plus I2 कितना है, ये देखो इधर I2 हमने ढूंढ के निकाला 4.5 upon 17. okay, तो here it is 4.5 upon 17. इसको into 2 कर दो ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए, तो उससे हमको मिलेगा 1 plus 4.5 into 2 it becomes 9, right? so this is 9 upon 34, मतलब ही वो बन रहा है 10 upon 34. तो 10 upon 34 मतलब ही कितना 5 upon 17 ampere. That's all. So this is going to be the final answer, which is there here, 5 by 17 ampere. okay, just take the screenshot of you if you want. हो गया स्क्रीनशॉट लेके? ठीक है, so let us see the next question. Just read this once. It tells us simply that voltmeter has a resistance of 30 ohm. What will be its reading
when it's connected across a cell of EMF 2 volt and having internal resistance 10 ohm. See, it's very simple. This is a voltmeter. Suppose ये voltmeter है, इसका खुद का resistance कितना है? 30 ohm है. ठीक है. अब ये वो हमने क्या किया? एक सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया. ये समझो सेल हमने लिया और इसके अक्रॉस इस वोल्टमीटर को कनेक्ट किया और इस सेल का EMF कितना है? 2 वोल्ट है. बराबर. सेल का EMF दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है. तो ये देखो, ये 10 ओम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के अंदर ऐड हो जाएगा. तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा सर्किट के अंदर? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट? 30 ओम प्लस 10 ओम. ये 30 ओम तो वोल्टमीटर का खुद का है और 10 ओम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दोनों ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 40 ओम. ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. करेक्ट है. once we get the total resistance we can expect the current. what is the current in the circuit? current equal to क्या होता है? the EMF upon internal resistance plus external resistance. ये फॉर्मूला है. तो EMF कितना है यहाँ पे? तो देखो EMF है 2 वोल्ट, राइट. तो यहाँ पे आएगा 2 वोल्ट और डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस वो है 10 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 30 ओम. तो इसलिए फिर ये आएगा 2/40. 2/40 मतलब कितना बन रहा है? वो 1/20 मतलब ही वो बन रहा है 0.05 एम्पियर करंट. ओके, करंट मिल गया. चलो ठीक है. व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्टमीटर देन? देखो ठीक से, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्टमीटर इट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दो पॉइंट्स के बीच में का रेजिस्टेंस इनटू करंट करना पड़ेगा. तो करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट ओनली, एक्सटर्नल पार्ट, दैट इज आर, जिससे हमको मिलता है आई, दैट इज 0.05 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना है इस वोल्टमीटर का? 30 ओम. तो इसलिए यहाँ पे इसको 30 ओम से मल्टीप्लाई करने का, जिससे हमको मिलेगा 30 इंटू 5 150 और 0.2 डिजिट पीछे, तो मतलब वो आएगा 1.5 वोल्ट. दैट्स इट. तो 1.5 वोल्ट दिखाएगा वो वोल्टेज जो है. दैट्स ऑल. ओके, तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से. ओके, और देखो आगे 13th वाला. अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 10 12 and 15 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, मतलब 3 कॉइल्स जो है तो वो उनका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो पैरेलल में कनेक्ट किए हमने. Okay, so see here the set of 3 coils having resistances 10 12 15 connected in parallel. This combination is connected in series with a series combination of 3 coils of same resistances. मतलब ये सपोज कॉइल है, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा. ये तीनों कॉइल्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए. देखो ऐसे. ठीक है. इसमें से एक का रेजिस्टेंस है 10 ओम, दूसरे का है 12 ओम और तीसरे का है 15 ओम. ठीक है. इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंसेस. अगेन मतलब ये तीनों को हमने और एक कॉइल के कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट किया है जिसके अंदर ये 3 कॉइल्स इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किए रहेंगे और इनके रेजिस्टेंसेस सेम ही है. मतलब एक का 10 होगा, दूसरे का 12 होगा और तीसरे का 15 होगा. बिल्कुल. एंड देन दिस कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट इफ बैटरी ऑफ 4.1 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट. तो मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस अगर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका EMF 4.1 वोल्ट होगा. देखो 4.1 वोल्ट का बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया इधर. तो अभी इसमें से कितना करंट जाएगा और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो
सबसे पहले तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा वो तुम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, करेक्ट है। जो अभी इसका एलसीएम कितना बनता है तो देखो ठीक से, सारे तीनों के टेबल में कौन सा एक नंबर है, 60 नंबर है, 60 देखो 60, और वो 15 के टेबल में 4 नंबर पे है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करो 4 से और डिवाइड भी 4 से। 60 जो है वो 12 के टेबल में 6 नंबर पे है, इसलिए या 5 नंबर पे है, तो इसलिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और 10 के टेबल में वो 6 नंबर पे, इसलिए 6 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, इससे हमको मिलता है 1/RP इज इक्वल टू 6/60 प्लस 5/60 प्लस 4/60, जो बन रहा है एक्चुअली 1/RP इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना बन रहा है ये 15 ना, बराबर 15/60। सो व्हाट इज दिस 15/60, इफ यू कैंसिल 1/4, तो 1/RP इक्वल टू 1/4 मीन्स RP शुड बी इक्वल टू 4 ओनली। तो RP तो हमको मिल गया 4 ओम। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे तो ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम का रेजिस्टेंस और 15 ओम का रेजिस्टेंस, और इन तीनों के सीरीज में ये अकेला 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो सिंपली सर्किट ऐसा हो गया जिसमें यही बैटरी जो है 4.1 वोल्ट का बैटरी हमने 4 रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा दिया, एक 4 ओम का, दूसरा 10 ओम का, तीसरा 12 ओम का और चौथा 15 ओम का, ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगा दिए। ये देखो, ये 4 ओम का, ये 10, ये 12 और ये 15। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, देखो से सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस RS विल बी एक्चुअली इक्वल टू 4 प्लस 10 प्लस 12 41 ohm. right, so it will be 41 ohm. That's why 4.1 volt is given here. So RS becomes equal to 41 ohm. So how much current it will extract from this battery? The current will be actually V upon मतलब E upon RS, जो कि E बनता है 4.1। तो 4.1 को अगर हम 41 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो देखो करंट विल बी ऑब्जर्व टू बी 0.1 एम्पियर। समझा कैसे? सो द करंट विल बी 0.1 एम्पियर। ओके, हो गया, यही तो हमको चाहिए था। ठीक है, द करंट विल बी 0.1 एम्पियर। यस, let us do the next one. A potentiometer wire has a length of 1.5 meter and a resistance of 10 ohm. It's connected in series with a cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. Okay, तो देखो ठीक से यहाँ पे we want to find out the potential drop per centimeter. That means we want to find out the potential gradient. बराबर है? देखो यहाँ पे ये सपोज सेल है और ये सेल के अक्रॉस हमने ये पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्ट कर दिया। तो ये समझो पोटेंशियोमीटर वायर है। बताया था ना लास्ट टाइम, पोटेंशियोमीटर वायर का हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ करता है। ठीक है, तो ये वायर कनेक्ट हो गया। अभी इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। चलो ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गोइंग टू बी 10 ओम एंड length of the wire is 1.5 meter, correct? So length of the wire will record it as 1.5 meter
एंड ऑल्सो दैट इट्स कनेक्टेड विद द सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। तो ये देखो सेल का जो ईएमएफ है वो दिया हुआ है यहाँ पे 4 वोल्ट, सॉरी, ओके। एंड ऑल्सो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है 5 ओम, ओके। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको ढूंढ के निकालना है। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, याद है? सबसे पहले तो मुझे बताओ करंट कैसे फाइंड करेंगे इस सर्किट के अंदर। व्हाट इज द ओवरऑल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट? EMF of the battery upon total resistance of the circuit, including external resistance plus internal resistance. So we can call it as R plus small r. ये बन गया करंट। तो करंट निकालेंगे इस तरह से 4 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, वायर का रेजिस्टेंस जो है 10 ओम, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सेल का, तो वो है 5 ओम। वो भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 10 plus 5 and this is to be calculated, so it becomes 4 by 15 ampere. This is going to be the current. Chalo, keep it as it is. And then once we get the current, we can find out the potential difference across the wire AB. तो A और B पॉइंट्स के बीच में potential difference कितना है, तो उसको हम बोल देंगे VAB, चलेगा। VAB is going to be current I multiplied by resistance of the wire only. ये ohms law देखो, क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो वायर का ही रेजिस्टेंस है, और इसलिए हमने वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम यूज किया, और उसमें से करंट जो जा रहा है 4 by 15 एम्पियर, तो वो तो जाना ही है। तो इसलिए उसको अगर हम यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 4 by 15, that is the current, that is to be multiplied with resistance of the wire itself, that is 10 ohm, so that we get this 10 ohm here, so that ये इसको रिड्यूस करेंगे तो 5 2s are and 5 3s are, so that we get this as 4 2s are 8 and upon 3, so 8 upon 3, and this is going to be the potential difference across the wire. Okay, once you get the potential difference across the wire, we can find out the potential gradient. We can know that potential gradient is always equal to potential difference upon length of the wire. So potential difference of the wire is VAB, and that is to be divided by the length of the wire, that is capital L, so that we can get this as 8 divided by 3 upon length of the wire, which is 1.5 meter. So here it is 1.5. So if we simplify this further, then we get this as 8 divided by 3 times 1.5, right? And then it will be simplified as 8 upon 4.5. Work this out. 8 divided by 4.5, but that will actually be in volt per meter, huh? We are going to find out it in terms of volt per centimeter. तो क्यों ना फिर यहाँ पे इस लेंथ को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, तो बाद में झंझट नहीं रहेगा ना हमको। ये देखो, बेटर टू कन्वर्ट द length of the wire from meter into centimeter, so that we get the answer in volt per centimeter as it is required in the question. So what will we do is, see, we just remove this point and just add a 0 here, because we know that 1.5 meter, ये देखो ये 1.5 मीटर माना क्या 150 सेंटीमीटर हुआ करता है, बराबर है। तो इसको अगर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके अगर यूज किया तो ऑटोमेटिकली आने वाला जो आंसर है वो सेंटीमीटर में ही आएगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो देखो यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ पे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 3 into 150. How much is this? 3 into 150, 450. So just work this out now. ये 8 divided by 450 कर दो फटाफट, कितना आ रहा है? आ रहा है क्या नहीं? 0.0178। क्या करूं?
ये देखो 8 divided by 450 0.017777 recurring, which is going to be 0.0178 only. So you can write it as 0.0178 volt per centimeter. समझा क्या ठीक से? Yes, sir. चलो फिर यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हमने अभी किए, तो उसके आगे के न्यूमेरिकल्स तुम ट्राई करो, जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.